इस एक आदमी ने जिसने इंडस्ट्री को इतने साल जिंदा रखा, उसे हुकूमत वक्त ने क्या दिया? जुमले मेरे बोलते हैं, आसिफ जरदारी भी बोलता है, नवाज शरीफ भी बोलता है, एतजाज हसन भी बोलता है। अच्छा, जुमले मेरे बोलते हैं और मुझे याद नहीं करता। नहीं, यहीं पे जरा आसिफ जरदारी आपका कौन सा जुमला बोलता है, नवाज शरीफ कौन सा बोलता है, हाँ, और एतजाज हसन कौन सा बोलता है? आसिफ जरदारी साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए, ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ थे बहुत, आपको पता है। ठीक है। सुहेल वड़ैच साहब इंटरव्यू ले रहे हैं जियो वाले, ठीक है, और जहाज में बैठे हुए हैं। ठीक है। बिल्ली जो है आसिफ जरदारी साहब की गोद में है, ठीक है। सामने वो बैठे हैं सुहेल वड़ैच साहब। तो उन्होंने सवाल किया, कहने जी अब तो आप सदर नहीं रहे, पावर भी नहीं रही और आपके मुखालफों की हुकूमत आ गई, आप क्या सोचते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा? उसका जवाब जानते क्या था? जी बताइए। मौला ने मारे थे, मौला ने। वाह वाह वाह। फिर इसका जस्टिस इफ्तिखार का केस चला, एतजाज हसन, ये अभी सारे कलेक्टर जिंदा हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जस्टिस का केस था, इफ्तिखार चौधरी का। जब वो मसला चला, एमरजेंसी लगा दी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, रिट हो गई, तो एतजाज हसन साहब बोलना शुरू हो गए। आप इंग्लिश में धड़ाधड़ बोलने जा रहे हैं और परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बोल रहे हैं कि उसने ये किया, वो किया, फलां किया। तो जो जस्टिस था उसने इंग्लिश में कहा, जो इंग्लिश मैं नहीं बोल सकता, मतलब आपको बताता हूँ। उसका मतलब ये था कि एतजाज साहब हाथ हौला रखें, आप जिस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं, ही इज़ इन चेयर, ओके, एंड ही इज़ इन वर्दी, और आपने बाहर भी जाना है, पहले ये सोचे कि फिर क्या होगा। तो उसने पंजाबी जवाब देता सी, साहब जी मौला ने मारे तो मौला नहीं मारता। कमाल है। वाह 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 वाह। नवाज शरीफ ने तो 1000 दफ़ा कहा अच्छा कि हुकूमत चलानी तो मौला जट बन के नहीं चलानी। मौला जट जेड़े बन के आते हैं, कोई सर आप मुझे ये दिखा दें, कोई चैनल दिखा दें, कोई स्टेज प्ले दिखा दें, कोई प्रोग्राम दिखा दें, किसी लीडर की तकरीर दिखा दें, वो शेख रशीद हो, कोई हो, उसमें नासिर अदीब का जिक्र ज़रूर होगा। ये अल्लाह की मुझ पर ऐसी रहमत है जो दुनिया में किसी राइटर के पास नहीं है। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब ने तो पता नहीं आपकी कोई फिल्म भी मिस नहीं की होगी, उन्होंने सिनेमा भी अपना उनको शौक भी था, एक्टर भी तो रहे हैं ना वो। अच्छा, एक्टिंग की है उन्होंने? ये 2 फिल्मों में एक्टिंग की। ये कौन सी फिल्म है सर? फिल्म का तो मुझे नाम भूल गया, मैं आपको वैसे नाम दे दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। 2 फिल्मों में उन्होंने बचपन का रोल किया हुआ है। अच्छा, अगर इनके लिए आप रोल लिखें, आप अगर आसिफ जरदारी के लिए रोल लिखें और आपको आज़ादी है रोल लिखने में, फैसला आपने करना है, आप मियां नवाज शरीफ के लिए रोल लिखें, आप शहबाज शरीफ के लिए रोल लिखें, आप बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए रोल लिखें, और एक रोल आप जो है साकिब निसार साहब के भी लिखें, ठीक है, तो बताएं ये जरदारी साहब के लिए क्या रोल लिखें? मैं आपको फिल्म का नाम बता देता हूँ जी, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे किसका क्या रोल होगा। इस फिल्म का नाम होगा सारे चोर। सारे चोर। और नवाज शरीफ के लिए? सारे चोर कैरेक्टर में ये सारे चोर हैं सर। अच्छा, मैंने किसी मतलब आपने एक ही मूवी रख ली है, माफी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। अगर ये चोर नहीं है, मान लिया मैं, क्योंकि देखें मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ ना, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ जो आवाम सोचते हैं। अगर ये चोर नहीं है साहब, ये आवाम के सामने आकर क्यों नहीं कहते कि हम चोर नहीं? देखिए मैंने जितने इंटरव्यू में बातें की, अमीन कौन है? मैंने इंटरव्यू में जो भी जितनी भी बातें की हैं, मैं उनको ऑन करता हूँ। जाहिर है आपने हमेशा किया। आप मुझे जहाँ मर्जी चैलेंज करें, ऐसे ही है, मैं जवाब दूंगा ऑलवेज। मैं कहता हूँ कि नवाज, मुझे एक दुख है, एक तकलीफ है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये मैं मान लो उन्होंने कोई चोरी नहीं की। IMF का जब भी बजट आता है, सबसे पहले टैक्स गरीब आदमी पे लगता है, सबसे पहले बिजली महंगी होती है, सबसे पहले गैस महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, हमारा जीना हराम होता है। ये हर साल अपनी मराद पहले से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। वाई? अच्छा सर, 414 फिल्मों में आपने मौला जट भी लिख डाला, आपने वैशी जट भी लिख डाला, आपने सारे गुज्जर भी लिख दिए, आपने फिर इन इश्यूज पे क्यों नहीं लिखा उतना कंसेक्टिव? ये IMF पे आपने कितने स्क्रिप्ट लिखे हैं, आपने हमारे जो एक अवामी मसाइल हैं उन पे स्क्रिप्ट कितने लिखे हैं, कितनी कहानियां लिखी हैं, या प्रोड्यूसर ने जो आके आपको कह दिया आपने वो लिख दिया? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि प्रोड्यूसर ने जो कह दिया लिख दिया, लेकिन ऐसा भी है कि प्रोड्यूसर ने जो कहा वो भी लिखा, अपनी मर्जी से भी लिखा, और अपने मिजाज के खिलाफ भी लिखा, और अपने मिजाज के खिलाफ भी लिखा।
और वजह ये थी कि जब मैं पाकिस्तान में कहानियाँ लेकर आया था जी, मेरे पास 3 कहानियाँ थी। अच्छा, उसमें से अभी तक सिर्फ 2 बनी हैं। हाँ, एक अभी मेरे पास, अच्छा, एक का नाम था काले चोर, जिसमें मैंने चैलेंज किया था जुर्म 24 घंटे इंसाफ 8 घंटे। उसके बाद फिर 24 घंटे के लिए अपांडु से पहले नहीं था, रिलीफ नहीं मिलता था, ये आपको पता है? आपका वो डायलॉग ये था मेरा डायलॉग है। जुर्म 24 घंटे इंसाफ 8 घंटे। 8 घंटे, और अब तो अदालत रात को भी खुल जाती है, अक्सर रात 12 बजे खुलती हाँ है। जी, ये उस वक्त मेरी फिल्म के बाद 91 में उस दौर के चीफ जस्टिस ने रिलीफ देने के लिए एक आदमी अपॉइंट किया था कि हर वक्त होना चाहिए। अच्छा, दूसरी फिल्म जो मैंने लिखी वो थी ये आदम। ठीक है। तीसरी फिल्म जो है वो कोई नहीं बनाता, सुन के तारीफ करता, बनाता कोई नहीं। ठीक है, उसका सिर्फ एक सीन आपको सुना दूंगा तो आप भी कहेंगे यार रहने दे, ना बनाए। अगर इजाज़त दें तो सुना दूँ? जी प्लीज सुनाइए जी। एक आदमी रिट करता है, जी, कोर्ट में जाता है, बेग समझिए, कहते हैं जज साहब मैंने एक रिट करनी है। कहता है किसके खिलाफ? अब कोर्ट में खड़ा हुआ, एक तरफ इत्तेज़ाज़ हसन खड़ा है, एक तरफ खालिद रांझा खड़ा है। तो सामने जो चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा साहब, कहता है रिट करनी है किसके खिलाफ? कहता है जी जहाँ मैं जाता हूँ मेरे रिट को दर्ज कर न पर्चों को करता, तो मैं आपके पास आ गया, सबसे बड़े जज हैं। कहता बोलो। कहता है खुदा के खिलाफ। अब पूरे अदालत में लाहौल वाला कुव्वत आवाज़ें आना शुरू हो जाती। तो काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें मैं पागल समझ के माफ़ कर दूँ कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कि खुदा के ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा कैसे होगा? कैसा मैंने इस्तिग़ासा किया ना, कैसा मान लिया तुमने, कैसे तुम्हारा इस्तिग़ासा क्या है? कैसा मेरा इस्तिग़ासा ये है कि अल्लाह कहता है कि आसमान पर तमाम रूहें जो हैं वो अपने फितरत पर मुसलमान हैं। ज़मीन पर आती हैं, कोई हिंदू हो जाता है, कोई यहूदी बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई चकवाड़वी, कोई बरेलवी, कोई ये वो। कहता मेरा खुदा के ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा ये है कि मैंने जन्नत में कौन सी कोई ऐसी जुर्म या गलती या गुनाह किया कि मुझे इस दौर में पैदा कर दी, कि इस दौर में मैं हाथ बांध कर नमाज पढ़ता हूँ तो शिया कहते हैं काफिर है, मैं हाथ खोल के पढ़ता हूँ सुन्नी कहते हैं ये काफिर है, मैं दाता साहब जाता हूँ तो वहाँ भी रोक लेते हैं कि ये गुनाह है, मैं नहीं जाता तो बरेलवी रोक लेते हैं कि ये जायज़ है, तुम क्यों नहीं जाते? कहीं जुम्मा 1 बजे, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2:30 बजे, कहीं 3 बजे। कहता है जज साहब कुरान एक, अल्लाह एक, रसूल एक, न नमाज का टाइम एक, न नमाज का स्टाइल एक, ना एक कतार। मुझे बताइए, मैं हर एक के पास गया, एक बाज़ार में वहाँ 72 दुकानें लगी थी, हर दुकानदार ने कहा मेरे पास जो माल है वो खालिस है, बाकी सब जाली है। 72 के अंदर की यही बातें थी। यार आनर, मैं आप लोग दीनदार कहते हैं, मैं इन्हें दुकानदार कहता हूँ। दुकानदार कहता ये आप मुझे बताएं कि मेरे खुदा के ख़िलाफ़ ये गासा दर्ज करें। कहते मैं दर्ज कर लिया, मान लिया, लेकिन इंसाफ तो तब होता है ना कि खुदा भी आए कटारे में जवाब दे। कहते साहब जी खुदा तो हर जगह मौजूद है, खुदा सुन रहा है। कहता मान लिया सुन रहा है, जो तुम कह रहे हो उसका जवाब तो देना चाहिए ना खुदा को, वो जवाब कौन देगा? कहता है सर झुका कर अपने ज़मीर में झांकीगा, जो आपके ज़मीर का जवाब होगा वही मेरे खुदा का जवाब होगा। ये फिल्म का मेरा स्टार्ट है सर। ये उसी रोज से कानून पर आपका अदम एतमाद है जो आज के दिन भी हमारे सामने बैठ पे आपका एतमाद कायम नहीं हो सका, आपकी तसल्ली नहीं हो रही। जब आपके वालिद को जो है उस पंचायत करने वाले एक मुनसिफ को जब पुलिस चौकी ले जाया गया और नादिर शाह कुर्सी पे बैठा था, तब से आपकी तहरीरों में, मैं आपकी एक फिल्म जो है मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसकी शूटिंग पे मैं मौजूद था, बारी स्टूडियो में सेट लगा था, आप मौजूद थे वहाँ पे और आप मौके पे भी लिख रहे थे लाइनें, और सूदी भट्ट उसके डायरेक्टर थे। अदालत का सेट था और वकील जो हैं खावर खान, वो एक घोड़े को पकड़ के अंदर लाता है और वकील घोड़े से कहता है कि इस पूरी अदालत में सबसे मैं बद किरदार का वर्ड यूज कर लेता हूं, शख्स जो है ना वो उसकी तुम निशानदेही करो, और घोड़े को वो खुला छोड़ देता है। तो कटहरे में मोमर राना खड़ा है और इस तरह विलन भी खड़े हैं, तो पूरी अदालत में घोड़ा फिरता हुआ जज साहब के पास चला गया और वो मैं उस अदालत में, वो उस शूटिंग में मौजूद था। तो आप जो है ना वो ये एक कानून का बागी कह सकता हूं मैं आपको? सर मैं कानून का बागी नहीं हूं, मैं कानून के हक में हूं।
मेरे मुल्क के कानून को मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। आप मुझे ये बताएं कि जो भी हुकूमत आती है उसकी पार्लियामेंट अपने हक के लिए अपने कानून करा लेती है और अदालत कहती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, अदालत सुप्रीम है। ठीक है, अदालत को चाहिए कि पार्लियामेंट को कोई ये राइट ना, बेशक अवाम के मेंबर, लेकिन उन्हें ये राइट नहीं पहुंचता कि वो ऐसा कानून बना दे जो सिर्फ उनकी ज़ात के फ़ायदे के लिए हो। कानून वो बनाए जो पूरे 24 करोड़ लोगों के लिए हो, ये 2000 लोगों के लिए ना हो। तो ये जो हमारा मुल्क के वसाइल है इसके ऊपर सर 6000 लोगों का कब्जा है। उन 6000 लोगों को उस मुल्क से निकाल दें, मुल्क ठीक हो जाएगा। क्यों हमारी अदलिया बदनाम होगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ऐसी अदालतें थी सर कि जहाँ पहुँच के यकीन होता था बंदे को कि यहाँ इंसाफ होगा। आज मजाक बन गया। क्यों? इसलिए कि जज भी जो हैं उनकी भी धड़ाबंदी हो गई। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का। जज पार्टी का नहीं होता। जज की कुर्सी वाहिद कुर्सी है जो अल्लाह की कुर्सी है। बेशक। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह की कुर्सी नहीं है, आर्मी चीफ की कुर्सी अल्लाह की कुर्सी नहीं है, लेकिन काजी फाइज ईसा की जो कुर्सी है वो अल्लाह की कुर्सी है। अल्लाह की कुर्सी पर बैठकर आप अगर इंसाफ नहीं करते तो क़यामत के रोज़ फिर जवाब आपने देना। ये बताएं नासिर साहब, जब हम बात करते हैं आपके करैक्टर, सिचुएशंस, डायलॉग्स की जो आप अपनी राइटिंग्स में देते हैं, कभी आपको इन सब की वजह से कानून का सामना करना पड़ा है? बेशक वो फिल्म सेंसर भी होती है। हाँ जी, देखे जी, तो रिलीज होने के बाद कभी हुआ को रेट हो गई हो? एक दफ़ा मेरी फिल्म मैंने शुरू की थी, उसका नाम रखा था मैंने जनरल रानी। अब इन्होंने एक वो क्वेश्चन किया था, अच्छा इसको उनको भी जवाब मिल जाएगा, वो रह गया था कि इन्होंने कहा था कि या आपने हर के को लिखा, गुजरों को लिखा, ये असम्बली में क्यों नहीं गए, फलां क्यों नहीं गए। तो वो मैं बता रहा था कि 3 कहानियाँ लेकर आया था। जब सुनाई तो उन्होंने कहा जी देखिए कश्मीर के मौजू पर हम फिल्म नहीं बना सकते। ठीक है। आप आर्मी के ख़िलाफ़ फिल्म नहीं बना सकते, आप अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, आप वकील के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। मैंने कहा जी फिर पीछे ख़ानदानी दुश्मनी तो बदमाशी रह जाती, फिर उसमें फिल्में लिखते हैं। तो जनरल रानी का जब इश्तिहार आया तो जनाब हमें आर्मी की तरफ से बुलावा के उठा कर ले गया। मैं भी था, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने कहा जी आपने फिल्म क्यों शुरू की है? मैंने कहा ये हमारे करैक्टर था इसलिए शुरू किया। कहता स्क्रिप्ट दिखाओ। हमने स्क्रिप्ट दिखा दिया। उस स्क्रिप्ट में उन्होंने मार्क की दे, ये सीन नहीं होंगे, ये सीन नहीं होंगे, ये सीन नहीं होंगे। मैंने कहा जी ठीक नहीं होंगे। हमने उसको बदल के लिख दिया। हमने उसका नाम भी फिर हमें बदलना पड़ा। हमने जनरल रानी की जगह मैडम रानी लिखा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसने एक फ़न दिया हुआ था, वो फिल्म भी सुपरहिट हुई। तो इतनी मैंने वो किया है। या मैंने जब नावल लिखे तो गंगा नावल मैंने लिखा था। तो एक ब्रिगेडियर बशीर थे, पंजाब असम्बली में बैठते थे वो, तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था। और जब मैं गया तो जब सामने जाकर मैंने सलाम किया, बस पीछे से किसने मुझे 2-3 घुस मारे, मुझे नहीं पता, मैं गिरा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद पानी का छट्टा आया, मैं उठा, तो फिर मेरे सामने वो गंगा नावल रखा गया। वो एक भट्ट साहब थे, वो जो बड़े मशहूर थे, मैं अब नाम भूल गया। 1-2 लड़के थे जो जिनकी तीमारदारी के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सर्विस अस्पताल भी गए थे, गंगा नाम का तैयारा गवा करके लाए थे। तो उन्होंने कहा आइंदा लिखोगे? मैंने कहा नहीं। उसके बाद वो जी मैंने नावल नहीं लिखा, आप लिखूँगा। ज़रूर। ये बताएं, गंगा से मुझे इंडिया आता है माइंड में, वहाँ से पंजाबी इंडियन सिनेमा। अब पाकिस्तान का जो पंजाबी इंडियन सिनेमा वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन कभी अगर आपको मौका मिले या कभी कोई ऑफ़र आई हो पंजाबी इंडियन सिनेमा के लिए, इंडिया की, मैं इस वक्त एक फ़िल्म दी रिटर्न ऑफ जीनो जट मोड़ लिख के दे चुका हूँ। एक फ़िल्म गुलाबों के नाम से, वो भी डायलॉग रह गया, वो भी दे रहा हूँ। और 2 फिल्में मैंने, दर्शन सिंह बग्गा एक डायरेक्टर है, उनकी साइन की, वो बम्बे का है, और उसके लिए मैं दुबई जा रहा हूँ अगले महीने।